हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे और आज हम पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, जिसमें से आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 10 का सैम्पल पेपर। आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि सैम्पल पेपर का लेवल क्या है, ये डिफिकल्ट है, मॉडरेट है या फिर ईजी है। इन सारे कंफ्यूजन को आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं, तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपका दिया गया है सीबीएसई के थ्रू, वो है 2023 एंड 2024 के लिए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए जो कोड है वो है 086। आप अपना कोड जरूर ध्यान में दीजिएगा, लीजिएगा, लेकिन कुछ भी कोड हो, सिलेबस तो आपका सेम ही है, तो आप इसको आसानी से, ये आपके इंटरेस्ट का पॉइंट है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए टाइम जो दिया गया है एग्जाम के लिए, आपको टाइम मिलने वाला है 3 आवर्स का, ठीक है। और यहाँ जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके वो 80 हैं। 20 आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है वो किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम पेपर को या सैंपल पेपर को पढ़ने से पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज जनरल इंस्ट्रक्शंस, और हम वही पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हमें क्या है कि पूरा जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का पहले हमें पूरा शेप पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक। तो वही चीज है, यहां पे हम जनरल इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर क्या है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस। यहां पे कितने क्वेश्चंस होंगे? 39 क्वेश्चंस होंगे। और जो सेक्शन है वो कितने हैं? 5 सेक्शंस हैं, ABCDE। देयर आर 5 सेक्शंस एंड 39 क्वेश्चन इन योर पेपर, ओके। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, बट हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस अगर प्रोवाइड की गई है तो आपके पास ये एडवांटेज है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ओके। अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। और ध्यान दीजिए, आपको अगर चॉइस प्रोवाइड की गई है तो चॉइस में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। वो सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को वेस्ट करेगा और आपके परफॉर्मेंस को डाउन करेगा, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन केवल पहले क्वेश्चन पे हो जाएगा जो आपने पहले अटेम्प्ट किया होगा। तो आप चॉइस को सेलेक्ट करने से पहले बहुत ध्यान से सोचिए, समझिए कि किस क्वेश्चन को आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मतलब आपकी चॉइस आपकी जो चॉइस होगी डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो इंटरनल चॉइस पे ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो सेक्शन ए होगा उसके पास 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सबके जो मार्क्स होंगे वो 1 होंगे। कितने? एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में। ध्यान रखिए, मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, 20 नंबर आपको उससे मिलने वाले हैं, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। जो सेक्शन बी होगा उसमें बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो भी कितने? 6, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, 6 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो कि 2-2 मार्क्स कैरी करने वाले हैं। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स कैरी करने वाले हैं। और इस तरह से हमें कितने मार्क्स मिलेंगे सेक्शन बी से? 12 मार्क्स। और आपको मोस्टली 2-3 सेंटेंस में अपने आंसर को दे देना, मतलब 2-3 सेंटेंस में आंसर दोगे, आपको 2-2 मार्क्स ऐसे मिलते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा चीजें आपको इसमें इनकलकेट करने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया है आप सिर्फ उतना जवाब दीजिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर क्या है, ये वेरी शॉर्ट आंसर है। वर्ड लिमिट का बहुत खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंसर टू बी दिस क्वेश्चन शुड बी द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड। आपको 30 से 50 वर्ड के बीच में ही इनका आंसर देना है, ठीक। उससे ज्यादा अगर आप देते हो तो ये सिर्फ आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, ठीक है। आगे है सेक्शन सी। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। मतलब यहां पे जो सेक्शन सी होगा उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं? 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और वो 7 क्वेश्चन को कैरी करता है। 7 3 जा 21, 21 नंबर के क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलने वाले। और वर्ड लिमिट कितनी है? 50 to 80 वर्ड। आपको 50 से 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है।
50 to 80 वर्ड में आपको सेक्शन सी सॉल्व करना है। सेक्शन डी देखते हैं, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 3 होंगे, कैरिंग द 5 मार्क्स ईच, 5-5 नंबर के, मतलब 15 नंबर, ठीक। टू दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 80 to 120 वर्ड्स। यहां पे 80 से 120 वर्ड में आपको इन सबके आंसर देने हैं, ठीक है। हां, इसके साथ साथ सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द असेसमेंट ऑफ 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट्स। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको एक केस दिया गया होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें अगर आप वो सारे वीडियोस देखते जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं होता, आपके पास आपको एक डेटा दे दिया गया होता है, एक पिक्चर या इमेज दे दी गई होती है, उसी से आपको क्या करना होता है, उस केस स्टडी करके दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ये बहुत ईजी होता है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे आपको केस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा जिसपे आपका ये वाला जो सेक्शन है बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन ई में ऐसे 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, और कितने मार्क्स कैरी करेंगे ये 4, ठीक, विद सब पार्ट्स। इनके सब पार्ट्स भी होंगे, मतलब एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन में, ठीक। तो उसमें आपको वर्ड लिमिट सब कुछ दिया रहेगा, उस तरह से करना है। तो आई होप आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि आपको किस सेक्शन पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं यहां पे जो 3 घंटे का टाइम है ना, उसको मैं डिवाइड कर देता हूं कि आपको कितना टाइम किस सेक्शन पे देना है, ठीक है। तो जो आपका सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है और सेक्शन जो बी है, ठीक, आप सेक्शन ए और सेक्शन बी मोस्टली 1 आवर में आराम से कर सकते हो। 45 मिनट इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम मैंने बता दिया, आपको 45 मिनट में ए एंड बी कर लेना है, ठीक। उसके बाद सेक्शन सी डी के लिए मैं 1 आवर आपको देता हूं कि आप 1 आवर में कर लोगे। उसके बाद जो सेक्शन ई बच रहा है आप 30 मिनट ले लो। बाकी जो आपके वो 15 मिनट्स बच रहे हैं, जो 15 मिनट या 30 मिनट आपके जो भी बच रहे हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, रीचेक करने के लिए और अपनी कॉपी को इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब अंडरलाइन करने या फिर बाकी चीजों को करने के लिए दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपको ओनली ब्लू पेन का यूज करना है, आपके पास वही अकेली सिंगल ब्लू पेन होती है जिससे आप अपने आंसर को लिखते हो, और आपको इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर वो सारी चीजें जरूर पढ़े जो कि आप उसे पढ़ाना चाहते हो, कि आपका जो नॉलेज है, जो एकदम कोर नॉलेज है, वो आपका देख पाए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम बचा के रखना होगा। तो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों में क्या होती है कि पेपर का लेवल क्या है, सैंपल पेपर का लेवल कैसा है। तो बच्चे बहुत ज्यादा इसमें सोच में पड़ गए हैं कि सैंपल पेपर बहुत टफ तो नहीं होने वाला। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि क्या सैंपल पेपर बहुत टफ है या डिफिकल्ट है या मॉडरेट है। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहां पर जो पेपर होता है वो बहुत टफ नहीं दिया जाता या बहुत ईजी नहीं दिया जाता, सब कुछ मिक्सअप करके दिया गया होता है कि जो मेंटल एबिलिटी है बच्चों की, चाहे वो थोड़ा सा एवरेज बच्चा हो या बहुत ही शार्प माइंडेड हो, सबके लिए वो पेपर अच्छा हो। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो इजी और मॉडरेट को आप अच्छे से कर लो, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा प्लान नहीं है। आप जब भी टारगेट करो, अपने पूरे के पूरे कोर्स को टारगेट करो, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ये सब कुछ नहीं। आप अपने सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर रखो, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइए देखते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको देखिए एक्टिविटी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम आपने देखा है, अगर आपने ध्यान से इस डायग्राम को देखा है, देखिए एनसीईआरटी की बुक अपने वीडियोस में मैं इसीलिए ऐड करता हूं। देखिए क्वेश्चन सीधे पूछा है, एनसीईआरटी की बुक से ही ये डायग्राम खींच के आपके पास रखा है। एनसीईआरटी की बुक में अगर आपने ये डायग्राम देखा होगा तो आपको तुरंत कनेक्ट हो जाओगे आप कि हाँ मैंने ये देखा है, ठीक। इसीलिए वीडियोस में एनसीईआरटी की बुक्स मैं जरूर प्रेफर करता हूं, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछा गया है। यहां पे है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। यहां सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे टेस्ट ट्यूब में, ठीक। और यहां पर है क्या, बेरियम क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों का आपको क्या कराया गया था, रिएक्शन कराया गया था। कैसा रिएक्शन था, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विद रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो सॉलिड स्टेट में नीचे चीजें बची रहती हैं वो क्या है,
क्या हो सकता है, वो बेरियम क्लोराइड हो सकता है, बेरियम सल्फेट हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, या सोडियम सल्फेट हो सकता है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, आप इसको अपनी जब एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दोनों का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे पूछा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विद रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन अबव रिएक्शन। सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ऐसा ही चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। The color of solution observed after 30 minutes of the placing zinc metal to copper sulfate solution। जो copper sulfate का solution होता है CuSO4, ओके। अब इसकी जगह हम इसमें क्या करते हैं, जिंक मेटल लगा दें। क्या लगा दें, जिंक मेटल। कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने खुद अपने वीडियो में कराया है, ये सारे रिएक्शंस आपको समझाए हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, और कलर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 30 मिनट के बाद अगर हम जिंक से रिप्लेस कर दें कॉपर को तो क्या, कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू, कलरलेस, डर्टी ग्रीन, रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे कलरलेस। ठीक है, इस तरह से देखिए, मैं सॉल्यूशन आपको अभी तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आगे सॉल्यूशंस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझने, मैं यहाँ पे मेरा एम ये है कि आप समझ जाओ कि हाँ पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे जैसा कि अब तक आप देख रहे हो कि सिंपल सिंपल इक्वेशन से क्वेश्चन उठा करके उन्होंने दिया है। ठीक है, इतना इजी, ये दो क्वेश्चंस तो काफी इजी थे। ठीक है, हाँ आगे इसके डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ सकते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट कौन सा है, सीधे ही आपको इसमें से फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको उसको टिक लगा करके बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 1 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे क्या दिया गया है, On adding the dilute sulfuric acid to a test tube containing metal X। ठीक है, dilute sulfuric acid है H2SO4 और यहाँ पे मेटल कौन सा है, X मेटल है, और कलरलेस गैस, यहां से कलरलेस गैस निकलती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कलरलेस गैस निकलती, कौन सी गैस निकलती है आपको पता है, H2SO4 है, तो कौन सी गैस निकलती होगी, यहां से कौन सी गैस इवॉल्व होती होगी, प्रोड्यूस व्हेन अ बर्निंग मेटल स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टिवली रिप्रेजेंट द मेटल X। मेटल X कौन सा हो सकता है, यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे है सल्फर, यहाँ पे कॉपर और सिल्वर, इनमें से कौन सा मेटल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लगाना है। तो जो भी मेटल होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होगा, जो कि इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन का आंसर खुद से बताओगे। ठीक है, Which one of the following correctly represent the sodium oxide। सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, उसके लिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और टिक लगा देना है आपको कौन सा इसमें सोडियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, Z की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सोडियम और ऑक्सीजन का, और उससे आप क्या कर पाओगे, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डॉट डॉट विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। क्या बना रहा है, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या, अगर बेसिक ऑक्साइड है इसका मतलब वो कोई ना कोई क्या होगा, मेटल होगा। क्या होगा, मेटल। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बेसिक ऑक्साइड बनाने के लिए कोई मेटल का एटॉमिक नंबर आपको इसमें से क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ऐड कर लेना है, और उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत इजी है ये, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो, जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 11। ठीक, 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का होता है। सोडियम का 11 होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे 281 को डोनेट करेगा, इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। कितना सिंपल है। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व कर लोगे। आगे है, एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन थर्ड शेल एज इन द सेकेंड सेल। जितनी सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में उसके 50% है, द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज। कितना इजी है ये भी देखिए, मतलब अभी तक के जितने क्वेश्चंस हमें मिले हैं कोई बहुत टफ नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है जो कि एक रॉकेट साइंस हो। यहाँ पे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एटॉमिक नंबर पे बेस्ड। ठीक है, फिर है
Generally, food is broken and absorbed within the body of organism. In which of the following organism is done outside the body? यहाँ पे क्या किया जा रहा है? फूड को ब्रेकिंग डाउन या फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है आउटसाइड बॉडी. कौन हो सकता है? मशरूम है, अमीबा है, मशरूम है, पैरामीशियम है, लाइस है. इनमें से कौन सा है? ठीक है, ये आपका न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से पूछा गया है कि क्या होता है. जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी of organism. In which of following organism is done outside the body? बॉडी के आउटसाइड ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन आपका राइट होगा उसमें देखिए अमीबा क्या करता है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, सीधे के सीधे अपनी वेजाइकल के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा लेगा. तो ये ऑप्शन ऐसे ही यहां से रिमूव हो जाता है, मतलब अमीबा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. दूसरा, मशरूम के बारे में बात हो रही है. मशरूम कैसा होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे डेड एंड डीके मटेरियल बाहर होगा और उसी से क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन ले लेगा. ठीक. पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या करता है? वो भी अमीबा की तरह रिएक्शन वो करता है, फूड न्यूट्रिशन करता है. अगला है लाइज, मतलब जो हेयर लाइज होता है वो हमारा ब्लड सक करता है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? मशरूम. ठीक है, आगे चलते हैं. Receptors are usually located in sense organ. Gustatory receptor are present in. Gustatory receptors कहाँ होंगे? किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया ये? गस्ट्रेटरी रिसेप्टर वाला. ठीक है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम का चैप्टर है, ह्यूमन ब्रेन वाला जो चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? टंग, नोज, आई एंड ईयर. तो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर हम क्या लेते होंगे? टेस्ट, हमारे टंग में पाए जाएंगे. ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आप यहाँ फाइंड कर सकते हो. A farmer want to grow banana plant genetically similar enough to the plant already available in his field. Which of one of the following method would you suggest for this purpose? Regeneration, budding, vegetative reproduction, sexual reproduction. यहाँ पे क्या है? genetically similar enough, मतलब बहुत समान, इतने सिमिलर हो कि क्लोन हम उनको कह सकते हैं. तो ऐसा वो किससे कर सकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ऑप्शन कौन सा राइट होगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि इसी से वो कर सकता है. बाकी रिजनरेशन, बर्डिंग तो ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है. उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो ग्रोथ हार्मोन पे रिलेटेड हैं. फिर उसके बाद है एक क्रैम्प पे. ये कौन सा है? लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है, यहाँ मस्कुलर क्रैम्प पर एक क्वेश्चन आया. मैंने आपको ये सजेस्ट भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे वीडियो में आप जाके देखोगे तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं से क्वेश्चन ये दिया गया है कि मस्कुलर क्रैम्प्स कैसे आते हैं. और मैंने एनसीईआरटी का वो डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाया था जिसमें आपको एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के मीडियम में रेस्पायरेशन, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी और उसी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आप देख सकते हो. ठीक, ये देखिए आपका वो मिरर से पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, कि कैसा इमेज बनेगा. और 14th क्वेश्चन है यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक, कि कौन सा फेनोमेना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अभी जस्ट मैंने वीडियो रिलीज किया, आप उसको भी देख करके इसके आंसर दे सकते हो. ठीक है, आगे है यूएनईपी से पूछा गया है कि एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में कि फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई. एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली रेफर्ड हेयर आर. यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन एक्स का रोका गया क्योंकि ये डिप्लीशन कर रहा था वाई का. ये चैप्टर मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है. जब मैं एनवायरनमेंट वाला सेक्शन स्टार्ट करूंगा उस टाइम पे बताऊंगा. डिप्लीशन ओजोन लेयर का होता है, मतलब वाई की जगह क्या होगा? ओजोन होगा. ठीक है, और जो प्रिवेंशन, जो प्रिवेंट किया गया कि क्या ऐसी चीज है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रही है, उसको रोक दिया गया यूएनईपी प्रोग्राम में. तो वो हमारा क्या है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, जब एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये वहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जामिनर्स इसको बहुत पसंद करते हैं और क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इससे, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको जरूर मार्क करके रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा. ठीक है, उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. ये भी उसी एनवायरनमेंट के चैप्टर से पूछा गया है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं. फिर यहाँ पे रीजन एंड असर्शन से है. यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे. इन 4 ऑप्शंस को आप हर एक क्वेश्चन में यूटिलाइज करोगे. ठीक है, कि यहाँ पर
असर्शन एंड रीजन ट्रू है तो पहला ऑप्शन आप राइट करोगे। अगर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आप बी ऑप्शन चूज करोगे। और अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो ये सी ऑप्शन होगा, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो डी ऑप्शन लगाओगे। मतलब आपको ये 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन 17 to 20 क्वेश्चन तक आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसा क्वेश्चन दिया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, उसके बाद दिया है रीजन एज अ रिएक्शन इज स्लो दैट रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। तो यहाँ पे ये एक असर्शन दिया है और असर्शन को एक्सप्लेन करता हुआ एक रीजन दिया गया है। अगर ये असर्शन और रीजन दोनों सही है और असर्शन रीजन जो है असर्शन को एक एक्सप्लेनेशन देता है तो आपको ऑप्शन ए लगाना होगा। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो ऑप्शन बी लगाना होगा। और अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी लगाएंगे, और जस्ट अगर रिवर्स है कंडीशन तो आप ऑप्शन डी लगाओगे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना है, आपको अलग अलग ऑप्शन सभी क्वेश्चंस में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो 17 to 20 तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी में जो है वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है। वेरी शॉर्ट में मतलब आपको क्या करना है, 30 to 50 वर्ड में आंसर देना है, और ये केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 21 ये बताता है डाइल्यूट HCl एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल। इतने सेंटेंस से आप पहचान सकते हो कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है और कौन से डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटल एंड नॉन मेटल से पूछा गया सॉरी एसिड एंड बेस वाले चैप्टर से पूछा गया यह क्वेश्चन है, जहां पे जिंक ग्रेन्यूल मतलब एक मेटल को हम एसिड डाइल्यूट एसिड में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। हाउ विल यू प्रूव दैट द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज कब होता है, जब कोई नया सब्सटेंस बनता है, इसका मतलब इस रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस बनेगा, कोई गैस इवॉल्व होगी। तो आपको ये डायग्राम के साथ मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, मतलब ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में, आप उसको जाकर के देख सकते हो, वहीं से आप इसका पूरा का पूरा आंसर दे सकते हो। और अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप क्या क्या बताओगे, तो वहां पर अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप ये बताओगे कि आफ्टर रिएक्शन एक नया सब्सटेंस बन रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है, और इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 21 आप इसी तरह से कर सकते हो। साथ साथ में आप एक डायग्राम भी बनाओगे इसमें, ठीक है, कि एक टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें डाइल्यूट HCl पड़ा हुआ होगा, फिर उसमें आप जिंक ग्रेन्यूल ऐड करोगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है। आगे है स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेन दैट लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। प्लांट में जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ठीक, उससे पहले एक फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज बोलते हैं, और उन्हीं चेंज के लिए आप प्लांट में क्या क्या चेंजेस देखते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहां पे क्वेश्चन में भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो इनमें से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। लाइफ प्रोसेस से पूछा गया, एक्सक्रीशन टॉपिक से पूछा गया है। आपको ऑर्गन बताना है जो स्टोर करता है और रिलीज करता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, सीधे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर वेन्स आर वॉल, वेन्स हैव वॉल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सेम चैप्टर से पूछा गया है, लाइव प्रोसेस से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन एक्सक्रीशन के टॉपिक से है और दूसरा आपका सर्कुलेशन के टॉपिक से, हार्ट से पूछा गया है। और यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया है कि हार्ट का डायग्राम वायग्राम कभी नहीं पूछता है, सीधे आपको उसके फंक्शन के बारे में पूछेगा। यहाँ पे वही चीज पूछा गया है कि आर्टरीज पे थिक और इलास्टिक वॉल्स क्यों होती है, ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप उसी वीडियो में इसका भी आंसर मिल जाएगा जिसमें लाइव प्रोसेस मैंने कवर किया है, ठीक है। आगे 24th क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडियाज आर गिवन बिलो। यहाँ पे मीडियम ABC है और उनके 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। एक रे है लाइट की जो A से B में जाती है, एंड अनदर रे ट्रैवलिंग फ्रॉम B to C। एक A से B में जा रही है, फिर दूसरी B to C जा रही है। उनमें अब क्या क्या चीजें होंगी, इन विच ऑफ दीज 2 केसेज रेफर द रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ रे कब बेंड करेगी, एंड इन विच केस द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम। और किस केस में जो लाइट की स्पीड है पहले से दूसरे मीडियम में बढ़ जाएगी, ठीक। तो रे कब जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, रे तब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी जब भी क्या होगा कि जो आप अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ कोई रे जा रही है, ठीक है, तो हमेशा क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। तो वही ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने अभी ये कवर नहीं कराया है तो मैं आपको अपने वीडियो सजेस्ट नहीं कर सकता, बट ये जब मैं इसको कराऊंगा तो आई एम मेक श्योर कि ये सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है।
पेज नंबर 6। यहां पे दिया गया है स्टडी द फूड चेन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो। यहां पर एक फूड चेन है, फूड चेन का आपको पूरा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। कलर डायग्राम होप मत करिएगा, ये कलर डायग्राम सिर्फ आपको सैंपल पेपर में देखने को दिया है, कभी भी आपको पेपर में देखने को नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या है कि लीफ है, कैटरपिलर है, कैमिलियन है, स्नेक है और मंगूज है। और इसको देख करके आपको ये क्वेश्चन देना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल। मैं आपको बता दूं पिछले साल के सैंपल पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, डिजिट चेंज हो सकती है बट सेम क्वेश्चन था कि यहाँ पर भी उसके पास 100 जूल एनर्जी थी। और वहां से फिर क्या आ रहा है कि एक के बाद एक ट्रॉफिक लेवल को क्रॉस करते हुए वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक कितने जूल एनर्जी पहुंचती है। सेम क्वेश्चन आपको पिछले बार के सैंपल पेपर में दिया गया था और इस बार भी रिपीट किया गया है। तो पिछले बार के जो सैंपल पेपर्स हैं आप उनको इग्नोर ना करें, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और कौन से ट्रॉफिक लेवल के बारे में पूछा कि इट इज पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। ये टॉपिक मैं कराऊंगा आपको एनवायरमेंट के चैप्टर से, मैंने अभी इसको नहीं कराया है, ठीक है। हाँ, सेक्शन सी में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक है और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसकी वर्ड लिमिट आपकी हो सकती है 120 वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ साथ में क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस भी हैं, मतलब आपके 3-3 क्वेश्चंस हैं। इसको इस रिएक्शन को देख करके इन तीनों को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके कर सकते हो। यहाँ पे देखिए वेल लेवल डायग्राम बनाना है प्रोसेस का पूरा डायग्राम बना करके आपको दिखाना है, मतलब रिएक्शन भी देना है और साथ साथ में डायग्राम्स भी देने हैं, ठीक है। आगे है वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये भी मैंने कराया आपको, ठीक है। ये जो ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है वहां से पूछा गया है। आयोडाइज सॉल्ट लेने के लिए डॉक्टर क्यों एडवाइस देते हैं, मैंने अपने वीडियो में आपको इसका रीजन भी बताया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन करती है, उसमें मैल फंक्शन नहीं होता, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा, हमें हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा। उन सारी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंस भी आपको जस्टिफाई करना है और 3 नंबर में पूछा गया है। तो इसमें 3 पार्ट हैं और 3 ही नंबर में पूछा गया है। तो आपको यहां पे क्या करना है, उन तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डबल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोचिए। 32 जो क्वेश्चन है इसमें है करंट से है, ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी ये चैप्टर मैंने नहीं कवर किया है। और उसके बाद लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो वायर की जो लेंथ होती है या वायर की जो थिकनेस होती है उस पर डिपेंड करता है ना। ये अभी ये भी चैप्टर मैंने नहीं कराया, तो ये उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 33। यहाँ पे देखिए ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। अनन्या रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन why do electrical appliances with the metallic body are connected to the main switch by 3-pin plug। ठीक है, ये भी क्या है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैं जरूर कराऊंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं जनरली बच्चों को लगता है कि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। सेक्शन डी है 34 to 36 वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कई सब पार्ट हैं और आपको इनको काफ़ी लेंदी, मतलब कि 120 वर्ड से ज़्यादा ही लिमिट में लिखना है। और जितने पार्ट आपसे पूछे गए हैं आपको पर्टिकुलर हर एक पार्ट को आंसर करना होता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको 34 से लेकर के यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल भी दिया है आपका मिरर के चैप्टर से, मिरर एंड लेंस वाले चैप्टर से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 और पार्ट्स हैं। पोजीशन इमेज की निकालनी है, साइज इमेज की निकालनी है, रे डायग्राम बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज को मेंशन करना है, मतलब वही सारी चीज़ें जो आप रे डायग्राम में मेंशन करते हो। एक एक पॉइंट करके पूछा गया है, मतलब आपको कुछ नहीं करना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद सब एक एक करके आप सॉल्व करोगे तो 5 पार्ट अगर क्वेश्चन के तो सीधे 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन ई क्या है? सेक्शन ये आपके वही केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि जेनेटिक्स से पूछा गया। यहाँ पे देखिए राहुल के फादर, राहुल और राहुल की मदर, राहुल के सिस्टर, सबके ईयर लोब्स दिए गए हैं, कैसे किसी के जॉइंटेड हैं किसी के फ्री हैं। ये क्यों ऐसा होता है? ये जेनेटिक्स के जो आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें से इवोल्यूशन तो कट गया, हाँ जेनेटिक्स से बचा हुआ है, उसको जब मैं कराऊंगा तो आपको ये सारे रीजन पता चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हिंट्स भी दिए गए हैं, यहाँ 5-5 हिंट दिए हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, IUPAC नेम देना है जो कि आपका केमिस्ट्री के चैप्टर से पूछा गया है और केमिकल इक्वेशंस भी देने हैं, ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पे एक और केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया गया है, एक सर्किट डायग्राम दिया है और उससे पूछा गया है कि पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पे कनेक्ट करने के लिए हमको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना है या फिर सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे दिया है 12 ओम लैंप अगर है तो वो लिट करेगी तो करंट कितना लगेगा, और दूसरे में है 4 ओम का लैंप है तो करंट क्या होगा। ठीक है, और फोर्थ पार्ट, ये थर्ड और फोर्थ के बीच का क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, शो विच कैलकुलेशन विच ऑफ टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज द हाईएस्ट पावर। यहाँ पे आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो यहीं से आंसर आ जाएगा, तो अगर आप इसी को कर देते हो तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से सैंपल पेपर को लेकर के हाइप था लोगों में कि ये बहुत टफ है या फिर इसके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। आप अगर हमारे सारे वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो या फिर अपने सारे सिंपल से कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते लिखते हो तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन हाँ, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप रिप्रेजेंट प्रॉपर करते हो तभी जा करके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने सैंपल पेपर डिस्कस किया जिसको अभी सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए और अपना लेवल जानिए कि हाँ मैंने कहाँ तक पढ़ लिया है या फिर मुझे अभी कितनी ज़रूरत है मेहनत करने की। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।